जय हिंद ऑल ऑफ यू। आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और सभी लोग जल्दी जल्दी व्यवस्थित रूप से तैयार हो जाएं। और करंट अफेयर की आज हम लोगों की जो चर्चा होगी वो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हुई हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। आपके सामने हमारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। आ जाइए। सबसे पहले आप देखिए तो जो टॉपिक्स रखे गए हैं, टॉपिक्स में आपके सामने दिख रहा है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स है, इसमें से दो तीन टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने के चांस मतलब या तो वो 2 या 3 स्टेटमेंट दिए होंगे जिनमें हमें करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो आपका सेलेक्ट करना होगा, या तो फिर वो जो है आपका एज अ स्टेटमेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि आज के हमारे क्या टॉपिक्स रखे गए हैं। टॉपिक 1 देखिए, अमेरिकी सरकार ने इस्पात व एल्यूमिनियम आयात पर लगाया टैरिफ। पहला टॉपिक हमारा आपका ये जो है वो कवर करना है। आप ये कह सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय खबर है। ये आपकी कैसी खबर है? तो अंतरराष्ट्रीय खबर है। ये हमारा और आपका इंटरनेशनल न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने दिख रहा है पंच मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये आपका करंट का पार्ट है, साइंस एंड टेक का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका जो है नेशनल न्यूज है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, ये अभी न्यूज में थी और ये न्यूज में क्यों थी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग अभी कवर करेंगे। उसके बाद फ्री स्पीच इंडेक्स मतलब मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो आपके 5 टॉपिक हैं और इन 5 टॉपिक को हम आप कंप्रीहेंसिवली देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम के क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसी में आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये आप देख रहे होंगे, ये है अमेरिका के अभी नए नए बने राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मतलब जो ट्रंप प्रशासन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपना जो एक स्लोगन दे रखा है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट का इनका ये स्लोगन है जिसमें ये बात किए हैं कि हमारा फिर से हम अमेरिका को ऐसा करें जिससे फर्स्ट अमेरिका जो है वो ग्रेट अमेरिका में जो है वो कन्वर्ट हो सके। मतलब इनका कहना है ये एक नेशनलिज्म दैट इज राष्ट्र भावना के साथ ये बोल रहे हैं कि मेरी सरकार, ट्रंप की सरकार वो सारे कदम उठाएगी जो अमेरिका और अमेरिका के लोगों के हितों में होगा। इसी को पूरा करने के लिए इन्होंने पहला कदम ये उठाया है। क्या उठाया है कि अमेरिकी सरकार ने इस्पात दैट इज स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर लगाया टैरिफ। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि वो कौन सी दो धातु हैं या कौन से दो खनिज हैं, धातु कह लिया जाए या खनिज पदार्थ हैं, ये दो कौन से ऐसी धातु या खनिज हैं जिनके ऊपर ये टैरिफ लगाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इस्पात पर लगाया गया है और एल्यूमिनियम पर लगाया गया है आयात टैरिफ। अब ये क्या होता है? ये आयात टैरिफ मतलब ये हुआ कि कोई भी देश जब वो किसी दूसरे देश से किसी वस्तु को आयात करती है, इंपोर्ट करती है, मींस वो दूसरे देश से लाती है, खरीद कर लाता है वो देश, तो उस देश की जो सरकार होती है, क्योंकि ध्यान में रखना है कि एक्सपोर्ट सरकार भी करेगी और एक्सपोर्ट प्राइवेट जो वहां के प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं या प्राइवेट जो है स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो भी ये काम करते हैं।
तो क्या किया जाता है कि जो आयातित वस्तु हैं, जो कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु किसी दूसरे देश से मंगाता है तो उस देश की सरकार उस वस्तु पर कुछ ना कुछ जो है टैरिफ लगाता है। टैरिफ मतलब कुछ ना कुछ जो है उस पर जो चार्ज लगाती है। जैसे कोई वस्तु अगर बाहर से 100 रुपए का आ रहा है तो वो बस देश ये कहता है कि आप 100 रुपए का सामान बाहर से मंगाए हो तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। इसे टैरिफ कहा जाता है। याद रखिए, टैरिफ कोई टैक्स नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। टैरिफ और टैक्स में यहां डिफरेंस है। ये टैरिफ है। टैक्स में जो है वो चूंकि जो टैरिफ है इसके बदले में उन्हें कोई डायरेक्ट जो है कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, तो ध्यान में रखना है। तो टैरिफ कब लगता है? जब आयातित वस्तु होती है उस पर जो देश जिस देश से कोई चीज मंगाया जा रहा है, तो जिस देश में मंगाया जा रहा है जब उस देश की सरकार उस पर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो धन लेती है तो उसे टैरिफ कहा जाता है। एक पॉइंट। अब ये कोई देश क्यों करता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ये कोई देश इसलिए करता है कि अगर टैरिफ ज्यादा लगेगा तो बाहर से चीजें कम मंगाई जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु पर टैरिफ 1 रुपया लग रहा था और उसी वस्तु पर अगर टैरिफ 2 रुपया कर दिया जाएगा तो जो बाहर से लोग मंगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिमोलाइज होंगे, हतोत्साहित होंगे। मतलब कि वो वस्तु जब टैरिफ बढ़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगा, तो जब कॉस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ने से उसकी कहीं ना कहीं जो है डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो बाहर से जो वस्तु आ रही थी उस वस्तु की डिमांड कम होने से डोमेस्टिक जितनी चीजें होंगी, घरेलू चीजें जो होंगी उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तो ये इसका बढ़ाने का कारण होता है जिससे घरेलू बाजार में उस देश मतलब डोमेस्टिक मार्केट में उस देश द्वारा जितनी चीजें बनाई जा रही हैं उसकी डिमांड बढ़ जाए। एक तो ये इसका डायरेक्ट जो है वो क्या होता है, वो इसका जो है उससे जुड़ाव होता है। दूसरा, अगर बहुत ध्यान से समझना है, अगर डोमेस्टिक अगर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगा घरेलू वस्तुओं की, डोमेस्टिक कमोडिटी की, तो नो डाउट उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ने से उस देश की जीडीपी बढ़ेगी, मतलब उस देश की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। दूसरा फायदा या दूसरा इससे ये जो है इसका आप कह सकते हैं एडवांटेज है। तीसरा क्या होगा, अगर उस देश में बनने वाली वस्तु का अगर उसमें डिमांड बढ़ेगा तो वो वस्तु उसी देश में बन रही है, इसलिए उस देश के लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगा। तो एक क्या होगा कि उस देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक कारण होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा और वहां लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कोई देश किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर टैरिफ लगाता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका ने अभी जो है 2 अप्रैल को ही जो है अभी आप कह सकते हैं कि परसों से पहले अभी क्या किया है, अमेरिका ने भारत पर भी 26% टैरिफ बढ़ा दिया है। अब इसका मतलब क्या है, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत हमारे ऊपर 52% टैरिफ लगाता है तो हम उसका हाफ लगा रहे हैं, मतलब 26% टैरिफ जो है अमेरिका ने भारत पर भी लगा दिया। जितना पहले था उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो आपका बढ़ गया। तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। अभी 2 धातुओं पर टैरिफ बढ़ाया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब समझिएगा क्या है, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने अभी हमने बताया है कि इसमें किसकी बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है ट्रंप प्रशासन की। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने स्टील व एल्यूमिनियम आयात पर, स्टील और एल्यूमिनियम का जो इंपोर्ट होता था, और वो इंपोर्ट कहां होता था, तो वो इंपोर्ट अमेरिका में होता था, अमेरिका दूसरे देश से मंगाता था। बिना किसी छूट के टैरिफ बढ़ाकर
25% करने की घोषणा की है। मतलब कि ये डिक्लेयर किया है कि अब अगर किसी दूसरे देश से एल्यूमिनियम और स्टील अगर इंपोर्ट किया जाएगा तो बिना किसी छूट के उन पर क्या होगा, 25% का अब टैरिफ देना पड़ेगा। ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है किस देश ने ये टैरिफ लगाया है, अमेरिका ने। किन दो धातुओं पर लगाया है, इस्पात और एल्यूमिनियम पे, और कितना परसेंट इंपोर्ट जो है ड्यूटी लगाया है या टैरिफ लगाया है, तो 25% लगाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो इसी में आपको देखने को मिलेगा इसकी विश्व के स्टील व एल्यूमिनियम के प्रमुख निर्यातक देशों ने आलोचना की है। स्वाभाविक सी बात है कि जिन देशों से इंपोर्ट हो रहा था, दैट इज जो देश इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो अब उनके जब ये टैरिफ बढ़ गया तो अब अमेरिकी बाजार में, अमेरिकी मार्केट में अब इनका जो है वो सप्लाई कम होगा। क्यों? क्योंकि अब डिमांड कम होगा, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से रेट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगा। मतलब उन देशों का जो क्या हो रहा था, जो उनका बिक करके, जब बिक्री करके उन्हें जो फायदा मिल रहा था उसमें कमी हो जाएगी। इसीलिए वो प्रमुख देश जिनके द्वारा ये किया जा रहा था जो है आपका एक्सपोर्ट, अब उन देशों ने इसका क्या किया है, क्रिटिसिज्म किया है ट्रंप प्रशासन का कि ये ठीक नहीं है। ये जो है अमेरिका, जो ट्रंप प्रशासन है उसने ये गलत कदम उठाया है, ये ठीक कदम नहीं है। देखिए, टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा से राहत मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा, एक फायदा दिख रहा है कि जो ग्लोबल कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन कम होगा। क्यों ग्लोबल कंपटीशन कम होगा? क्योंकि अब अमेरिका में बाहर की चीजें कम जब आएंगी, खासकर इस्पात और एल्यूमिनियम से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में जो कंपटीशन था वो कंपटीशन वहां की डोमेस्टिक मार्केट में कम हो जाएगा। और जो अभी हमने अभी कुछ समय पहले समझाया कि अमेरिका का जो डोमेस्टिक जो पार्ट जो है आपका प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और अमेरिका की जीडीपी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अमेरिका को कहीं ना कहीं उससे फायदा होगा। ट्रंप के प्रशासन के इस कदम से, ट्रंप प्रशासन के इस कदम से कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया जैसे देशों का निर्यात घटेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमुख देश थे जिनके द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट किया जाता था अमेरिका को। तो अब इन देशों का कहीं ना कहीं जब ये ड्यूटी बढ़ा दी गई तो अब इनका एक्सपोर्ट क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि अब अमेरिकी बाजार में कॉस्ट बढ़ेगा तो लोगों का डिमांड कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा। पहले ये देश शुल्क मुक्त श्रेणी में थे। इंपॉर्टेंट लाइन तो पहले ये देखें, पहले इन देशों पे, कनाडा, ब्राजील जैसे देशों पर किसी प्रकार का कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगता था, कोई आयात शुल्क नहीं देना पड़ता था। अमेरिका में रहने वाले जो भी इसके स्टॉक होल्डर थे वो चाहे जितना बाहर से मंगाते थे उनको कोई टैरिफ नहीं देना पड़ता था। और इस केस में जो है अब अगर टैरिफ देना होगा तो कहीं ना कहीं अब इंपैक्ट पड़ेगा दूसरे देशों के एक्सपोर्ट पे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस्पात और एल्यूमिनियम पे लगाया गया है टैरिफ। किस देश ने लगाया है? तो वो अमेरिका की ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप सरकार ने लगाया है। और हमने कहा कि इससे फायदा क्या होगा, तो ये फायदा होगा, याद रखिए, ये फायदा कोई अमेरिका के ही पॉइंट व्यू से नहीं है। जिन जिन देशों में इस तरीके का चेंज दिखेगा उन देशों में ऐसा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अगला। अब देखिए, ये है आपका, अभी हमने कहा था कि ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं साइंस एंड टेक में। अब देखिए, पंच मिशन, ये आपका एक मिशन है जो अमेरिका में जो है ये आपका छोड़ा गया है नासा द्वारा। तो समझिए ये है क्या, पंच मिशन। इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं,
पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। तो समझिएगा, ये कोरोना मतलब ये है कि सूर्य का जो ऊपरी लेयर है, सूर्य का जो ऊपरी लेयर है जिसे हम आप देख सकते हैं मतलब जो हमें सीन होता हुआ दिखता है उसे हम आप कोरोना कहते हैं। हेलियोस्फीयर मतलब ये होता है कि जो सूर्य है, सूर्य का जो पूरा इन्वायरमेंट या वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। याद रखिए, हेलियो का अर्थ होता है क्या? हेलियो का अर्थ होता है सन, और स्फीयर मतलब सूर्य का जो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, उसे हेलियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मिशन नासा ने छोड़ा है, इसका सीधा सीधा गोल ये है कि वो वहां पर सूर्य का जो कोरोना है और उसका जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज हेलियोस्फीयर है, उसका अध्ययन करेगा इसके द्वारा। एक पॉइंट और बता दें, इंपॉर्टेंट है, इसमें यह किया गया है, चूंकि यहां पोलारीमीटर लिखा है, इससे मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें जो लाइट बीम होंगी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भेजे गए हैं सैटेलाइट से जिनके द्वारा लाइट बीम का पोलराइजेशन किया जाएगा। अब पोलराइजेशन मतलब ये होता है, जैसे जो लाइट बीम होती है वो कई डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेशन करती हैं, मतलब उनमें कंपन होता है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम पोलारीमीटर कहते हैं, जब उसे एक दिशा में कर दिया जाता है, यूनिडायरेक्शनल कर दिया जाता है, ये सारे दिशाओं से उठा करके उसे केवल एक या दो मतलब एक दिशा में कर दिया जाता है, यूनिफाइड कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है जो है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जैसे मैंने ये आपको दिखाया, अगर एक हम ऐसे यहां पर देखें कि ये आपकी लाइट बीम हो, ढेर सारी ये आपकी लाइट बीम है, समझने की कोशिश करिएगा। चले इधर हम आपको समझाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लिया ये लाइट बीम है, अब ये जो लाइट बीम है ये बहुत सारी ऐसे इसमें जो है, मतलब मान लिया ये सारे डायरेक्शन में ये आपका क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, कंपन कर रहा है, ऐसे ये आपका कंपन कर रहा है। अब अगर ये कंपन कर रहा है, इस पर हम एक पोलारीमीटर लगा दें। पोलारीमीटर वो मतलब होता है, इंस्ट्रूमेंट है जो उसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, या पोलराइज जो है टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से पोलराइजेशन के लिए पोलराइजर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलराइजर कहेंगे। यहां पर हमने एक क्या लगा दिया है, यहां पे लगा दिया है पोलराइजर। अब ये जो पोलराइजर होगा, इस पोलराइजर के द्वारा पोलराइजेशन होगा। अब ये लाइट बीम केवल ऐसे देखने को मिलेगी, मतलब कि ये जो बहुत सारे डायरेक्शन में थी, अब ये केवल ऐसे आप कह सकते हैं एक डायरेक्शन में ये देखने को मिलेगा। या आप या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इसे कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, तो लाइट का जब पोलराइजेशन हो जाता है तो वो सारी चीजें एक जगह फोकस होने लगती हैं, और इसी टेक्निक का यूज किया गया है पंच मिशन में, जो सैटेलाइट छोड़ा गया है नासा के द्वारा, उसमें इसी सिस्टम का यूज जो है वो किया गया है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली जो एसी करंट होती है, जैसे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते थे तो यूनिडायरेक्शनल हो जाता था, ऐसे कुछ यहाँ पोलराइजेशन की बात की गई है। तो इसमें यूज क्या किया गया है, इसमें यूज किया गया है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो आ जाइए जरा इसके बारे में देखते हैं। नासा का सौर मिशन, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नासा, इंपॉर्टेंट तो ये है कि पंच मिशन किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने। नासा का सौर मिशन है जो कि सौर वायुमंडल का सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण करेगा। क्या करेगा, सूक्ष्मता पूर्वक ये क्या करेगा, सूक्ष्मता पूर्वक जो है निरीक्षण करेगा। और निरीक्षण किसका करेगा, तो निरीक्षण करेगा आपके जो है किसका, वो करेगा सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य का जो वायुमंडल है। आप देखेंगे सूर्य का जो वायुमंडल है उसका जो है क्या करेगा, वो पूरा जो है उसका अध्ययन करेगा। तो ध्यान में रखना है, ये हेलियोस्फीयर, यहां सौर वायुमंडल मतलब क्या हुआ, हेलियोस्फीयर का माइक्रो सूक्ष्मता पूर्वक, दैट इज माइक्रो ऑब्जर्वेशन करेगा। निरीक्षण का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, निरीक्षण का मतलब यहां पर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन करेगा, बहुत जो है माइक्रो अध्ययन करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए,
मिशन को स्पेस एक्स द्वारा, ध्यान दीजिएगा, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि ये मिशन नासा का है, लेकिन इसे लॉन्च कौन करेगा? प्राइवेट जो है, आप जानते ही हैं स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट जो है आपका वेंचर है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। इसका अपेक्षित जीवन काल, मतलब ये 2 वर्ष तक, ध्यान में रखना है कि ये 2 वर्ष तक मिशन जो है काम करेगा और सूर्य से संबंधित जानकारी हमें क्या करेगा? वो देगा। तो याद रखिए इसका टेन्यूर कितना होगा, कितने समय की लाइफ इसका क्या है? तो 2 इयर्स इसका लाइफ है। इसमें 4 सूटकेस आकार के उपग्रहों का समूह होगा जिनका वजन 64 किलोग्राम होगा। याद रखिए उनमें जो 64 किलोग्राम है, ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक का 64 केजी है। मतलब हर एक जो आपका सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का जो वेट होगा वो 64 केजी होगा। वो एज अ सूटकेस के रूप में उनको जो है वो सेटअप किया गया है। इन्हें पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजा जाएगा, मतलब जो लोअर ऑर्बिट होता है अर्थ का, उसमें इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। वहां से फिर ये धीरे धीरे सूर्य की तरफ बढ़ के हमें सूर्य से संबंधित जानकारी देगा। हम आप जानते हैं कि अर्थ और सन के जो बीच की दूरी है, जल्दी से हम आप समझेंगे। अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि 3 डिस्टेंस है, हम आप जानते हैं कि सन के अराउंड पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो इलिप्टिकल पाथ पर होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। मींस कुछ ऐसा होता है, ये आपका सन होता है और इसके चारों तरफ जो है वो अर्थ जो है वो रोटेट होती है, रिवॉल्व होती है, ऐसा पाथ होता है। इसलिए इसके 3 जो है क्या होते हैं, 3 डिस्टेंस इसकी देखने को मिलती है। एक हम लोग जानते हैं जिसे कहते हैं एफिहीलियन, याद रखिए एफिहीलियन। एक इसका होता है मीन डिस्टेंस और एक होता है इसका पेरिहीलियन, ध्यान में रखिए। ये इसके 3 डिस्टेंस हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है उपसौर, इसे हिंदी में कहा जाता है अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। इसे मध्य मतलब कि मीडियम औसत होता है। औसत देखिए जो अपसौर्य है, मतलब सबसे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो जाती है, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उसे एफिलियन कहा जाता है। एफिलियन की स्थिति में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो अप्रॉक्स 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। मींस 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के आसपास जो है ये हो जाता है, जब पृथ्वी और सूर्य बहुत दूरी पर हो। जो मीन है मतलब मीडियम, ये है 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर वो डिस्टेंस है जब सन और जो है अर्थ एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के जो है वो एवरेज डिस्टेंस पर होते हैं। और जब मिनिमम हो जाए, जिसे जो है कहते हैं पेरिहीलियन उपसौर, जब मिनिमम हो जाए मतलब सबसे नजदीक आ जाए, तो ये डिस्टेंस हो जाता है कितना, 14.70 करोड़ किलोमीटर, मतलब 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर हो जाता है। तो अगर आप मैक्सिमम मिनिमम ना लें, अगर आप एवरेज ले लें, लगभग 14.98 लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इस केस में जो है जाकर के सूर्य के नजदीक इतना डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी का, तो ये आपका पंच जाएगा, मिशन जाएगा, वहां से सूर्य का जो है वो अध्ययन करेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं इतना डिस्टेंस है तो कितना चैलेंजिंग मिशन जो है ये होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए इसमें कुछ फैक्टर्स हम लोग, ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 वाइड फील्ड इमेजर्स लगे हैं। वाइड फील्ड मतलब मींस क्या होगा, वाइड फील्ड का मतलब यहां पर हो जाएगा, ये देखिए वाइड फील्ड इमेजर मतलब जो बहुत ही ज्यादा स्कोप के साथ इमेज ले सकते हैं, जिनका स्कोप बड़ा ब्रॉड होगा। दूसरा, और एक नैरो फील्ड इमेजर्स लगा है। एक क्या लगा है, नैरो, मतलब छोटी सी छोटी जो है वो चीज को ये अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। इसका ऑब्जर्वेशन का स्कोप ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इसमें प्रकाश का ध्रुवीकरण, अभी हमने बोला है कि इसमें पोलराइजेशन, याद रखना है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूज किया जाएगा, के गुण का प्रयोग किया जाएगा। ये 3D यंत्र होंगे, ये क्या होंगे, 3D यंत्र होंगे, 3 डायमेंशनल होंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो कैरेक्टर होता है उस पर जो है ये आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो है आपके जो कैरेक्टर या गुण रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में
इसका ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है? तो ऑब्जेक्ट जब आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है कोरोना व सौर हवा को मापना। याद रखिए, जो फ्लेयर्स होते हैं, जो सूर्य से आने वाली जो है सौर हवा का मतलब क्या हुआ? सूर्य से आने वाली बहुत ही गर्म और जो है आप कह सकते हैं कि आग की तरह जो है लपटें जो आती हैं, जिन्हें सन फ्लेयर्स कहते हैं, उनका अध्ययन और उनका मेजरमेंट किया जाएगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम, याद रखिए ये आपका जो है स्पेस का जो वेदर की बातें हैं, अंतरिक्ष मौसम के घटनाओं का आगमन तथा अंतरिक्ष में मानवता के रोबोटिक अन्वेषकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अधिक सटीक भविष्यवाणी की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैमरों की सहायता से कोरोना की 3D तस्वीर व सूचना मिल सकेगी। याद रखिए, कोरोना दैट इज सूर्य का जो ऊपरी सतह है, उसका पूरा का पूरा जो है वो क्या किया जाएगा? 3D जो है तस्वीर जो है ली जाएगी, पिक्चर ली जाएगी और उससे हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपका पंच की बात हो रही है। अब देखिए नया टॉपिक आपका आता हुआ राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। याद रखिए, हम आप जानते हैं कि 2015 में भारत सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करती है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में बहुत सारी चीजों को डिजिटलाइज करती है। उसी क्रम में बढ़ते हुए भारत सरकार ने एक डिजिटल मोड लाने की कोशिश की, जिससे जो आपके जो विधायी कार्य हैं, जो लेजिस्लेटिव कार्य हैं, जो विधायी कार्य हैं लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभाएं और लोकसभा दैट इज या पार्लियामेंट, उसमें होने वाली जो प्रोसीजर या कार्य होते हैं उन्हें डिजिटलाइज कर दिया जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में, याद रखिएगा 2015 में राष्ट्रीय मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये कब आया था? 2015 में आया था। इसके तहत अलग अलग विधानसभाओं को क्या किया जा रहा है? डिजिटलाइज किया जा रहा है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उन्हें लैपटॉप या उनको उनके टैबलेट पे सारी जानकारी मिल जाती है। कौन सा बिल आना है, उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपनी बात अगर स्पीकर तक भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो पूरी तरीके से डिजिटल मोड की बात की गई है। ये अभी न्यूज में है। ये अभी क्या था? ये अभी न्यूज में रहा है और इसका कारण ये रहा है कि भारत में जो अभी रिसेंटली दिल्ली ने इसको जो है वो क्या किया है, उसको जो है अपने यहां लागू किया है नेवा को। क्योंकि दिल्ली में जो पुरानी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, उसने इस डिजिटल मोड को अपनाने से मना कर दिया था। लेकिन जब नई सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सरकार ने इस नेवा को अडॉप्ट करके अपनी विधानसभा को डिजिटलाइज किया है। याद रखिए, भारत की पहली डिजिटलाइज जो विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की, वो नागालैंड था। याद रखिए, नागालैंड वो पहला जो है राज्य था जिसकी विधानसभा डिजिटलाइज की गई थी। उसके बाद हमारा यूपी आता है। यूपी आप देखेंगे 2022 में जब बजट पेश किया गया जो है आपका इलेक्शन के बाद, तो उसमें जो है जो आपका उत्तर प्रदेश है, उसने भी अपने आप को डिजिटल मोड जो है वो अपने यहाँ लागू किया था। तो ये भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? आपके सामने है। दिल्ली राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाली 28वीं विधानसभा है। याद रखिए, 28वीं विधानसभा है, मतलब इससे पहले 28 देश जो है इसको अपने यहाँ लागू, सॉरी 28 राज्य, देश नहीं 28 राज्य इसको अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की विधान प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी हमने ये पॉइंट बताया है। यह ऐप सभी संसदीय व विधानमंडल सदस्यों अपने फोन और टैबलेट पर सदन की समस्त कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ये जो पोर्टल है, इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, उन्हें जो विधानसभा मतलब जो असेंबली में प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रियाओं का उन्हें जो है वो डिजिटल मोड में सारी जानकारी मिलती रहेगी। वो अपनी जो अगर उनका कोई भी शिकायत है, उसको भी उसी मोड में जो है वो अपना जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए ये डिजिटल मोड में लगाया गया है। चलिए अगली स्कीम जो है, ये भी अभी न्यूज में थी, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना ये भी 2015 में आई थी। इस योजना में सरकार ने ये कहा था कि जिन लोगों के पास स्वर्ण है, सोना है, जो रखे हुए हैं, बेकार में वो रखा हुआ है,
ऐसे लोग वह सोना ला करके भारत सरकार या बैंकों को जमा करें और उन पर उनको ब्याज मिलेगा, जिससे वो सोना कुछ क्या होगा, वो सोना एज अ प्रोड्यूसर उससे कुछ प्रोडक्शन होगा, नया पैसा बना पाएंगे। जो घर में रखे रखे सोना खराब हो रहा है उसे ही स्वर्ण मौद्रीकरण योजना कहा गया था। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें अभी सरकार ने कुछ कदम उठाया है। सरकार द्वारा जो आपकी लॉन्ग एंड जो है मीडियम टर्म के लिए जो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना थी उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म खासकर जो बैंकों द्वारा लिया जा रहा है उसको सरकार ने बैंकों के ऊपर छोड़ दिया है कि बैंक चाहे तो उस योजना को जो है वो लागू किए रहें, जारी रख सकते हैं। लेकिन इसलिए ये न्यूज में आ गई क्योंकि भारत सरकार ने अपनी इसमें दो बदलाव करते हुए दो पॉलिसी को बंद कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने 26 मार्च 2025 से इस योजना के माध्यम से अवधि और दीर्घकालिक, ध्यान दीजिए, मध्यम मतलब कि मीडियम टर्म और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म सरकारी जमा, ये आप देखिए मीडियम एंड लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट डिपॉजिट मतलब सरकारी जमा को बंद कर दिया है। अभी हमने कहा था कि जो लॉन्ग टर्म जो कि आपका है और जो आपका शॉर्ट जो है मीडियम टर्म है उसको बंद कर दिया है, इंपॉर्टेंट है। इस योजना को नवंबर 2015 में शुभारंभ किया गया था। अब ये योजना इससे क्या इसका ऑब्जेक्ट था, यह योजना व्यक्तियों, संस्थाओं और यहां तक कि सरकारी संस्थाओं को भी निष्क्रिय सोना, निष्क्रिय मतलब जो घर में रखे हुए हैं जिससे कुछ हो नहीं रहा है, को लाकरों में रखने के बजाय बैंकों में जमा करने और उस पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति देता है। मतलब आपके पास सोना है उसको जमा करिए, ब्याज लीजिए और जब आप कुछ जो टेन्यूर है जब वो पूरा हो जाएगा तो आपका सोना आपको मिल जाएगा। हाँ, उसी रूप में नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। अगर किसी ने जो है अपना सोना दिया हुआ था किस रूप में, अगर रिंग के रूप में दिया था तो जरूरी नहीं वही सोना वही रिंग आपको वापस हो। जमा करता परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, जब वो टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाए, पर जमा सोने को नकद सोने की छड़ों या सिक्कों के रूप में भुना सकते हैं, लेकिन उसी रूप में नहीं। अभी हमने कहा है कि आपको उसी रूप में सोना नहीं मिल पाएगा, उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रिंग दिया था वही रिंग मुझे चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो तीन इसके जो है वो थे मतलब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जो तीन इसके जो है कंपोनेंट थे, कंपोनेंट मतलब घटक, कंपोनेंट जो थे वो क्या थे, अल्पावधि बैंक जमा, ये 1 से 3 वर्ष के लिए होता था। कितने दिन के लिए, 1 से 3 वर्ष के लिए। मध्यम अवधि सरकारी जमा 5 से 7 वर्ष के लिए होता था। दीर्घावधि सरकारी जमा 12 से 15। याद रखिए इन्हीं दोनों को भारत सरकार ने अब जो है इसको खत्म कर दिया है, इसको लागू किया है, लेकिन बैंकों पर यह अधिकार दे दिया कि बैंक चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार के उसमें था सरकार ने इसको जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लोगों की इसमें ज्यादा रुचि देखने को नहीं मिल रही थी। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव, घरों और संस्थाओं में रखे निष्क्रिय सोने को औपचारिक, औपचारिक अर्थव्यवस्था मतलब फॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी मतलब जो सामने हो, जो घर में रख करके बचा रहे थे, सरकार की नजर में नहीं था, जिसको हम लोग कह सकते चोरी रखे हुए थे, अब उसको फॉर्मल मतलब जो है आपका फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। और सोने के आयात मतलब जो इंपोर्ट किया जाता है उसको कम किया जाए, क्योंकि जब सरकार के पास सोना लोगों का घर में रखा हुआ आएगा तो सरकार की जरूरत पूरी होगी, सरकार इंपोर्ट करने के लिए विवश नहीं होगी, जिससे चालू खाता को कम करने में मदद मिलेगा। चालू खाता घाटा, याद रखिए यहां पर क्या वर्ड होगा, चालू खाता घाटा, मतलब कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सकेगा, क्योंकि सरकार को जब सोना मिल जाएगा तो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारे खातों में खासकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के तहत उसको हम कम कर पाएंगे, इसलिए इसको जो है लाया गया था। नेक्स्ट है ये आपका इंडेक्स है जो कि आपको केवल फैक्चुअल चीजें जरूर याद रखनी होगी। फ्री स्पीच इंडेक्स मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक जारी किया गया है, या वैश्विक सूचकांक है, वैश्विक सूचकांक मतलब ग्लोबल जो है इंडेक्स है, जारी करता है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये अमेरिकन एक थिंक टैंक है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। इसका टाइटल इस वर्ष का दिया गया है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। टोटल इसमें कंट्रीज जो पार्टिसिपेंट रहे हैं वो 33 देशों को शामिल किया गया। इसमें टॉप रैंकर आपका पहले नंबर पे नॉर्वे था, दूसरे नंबर पे आपका डेनमार्क था, ठीक। लास्ट में जो थे सबसे जो है अंतिम में था वो मलेशिया था,
उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद आपका पाकिस्तान था। भारत की रैंकिंग 24 है, इंपॉर्टेंट है। भारत इस 33 देशों में 24वें स्थान पर है और जिसका स्कोर था 66.6। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो स्कोर बनाया गया था वो 100 पैरामीटर 100 पॉइंट्स के बनाए गए थे, जिसमें नॉर्वे जैसा देश 87% मतलब 87 पॉइंट से ज्यादा इसको जो है ये लाया हुआ था, जिसके कारण इसको जो है पहली पोजीशन दी गई। हमारा भारत 24वें नंबर पे है इस रैंक में, फ्री स्पीच इंडेक्स में, जिसने 66 पॉइंट जो है 6 जो है वो आपका अचीव किया था। बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, मतलब कि अभी बहुत ही सुधार की इसमें गुंजाइश देखने को मिल रही है। चलिए, इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है वो करंट अफेयर की यहाँ पे खत्म होती है। हम लोगों ने आज 5 टॉपिक कवर किए हैं जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे देखते रहिए और पढ़ते रहिए, लगातार आपको करंट अफेयर के आने वाली अलग अलग सूचनाएं, चाहे वो आपकी पीआईबी पर हो, चाहे आपका जो है हिंदू में हो, चाहे द हिंदू में हो, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस में हो, मतलब वो सारी चीजें हम लोग छांट के निकाल के लाकर आपके सामने रख रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए, इसी के साथ सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू।